अस्सलाम वालेकुम, आई एम जमन शाकिर एंड वी आर स्टडीइंग द कोर्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक है सीएसएस। ठीक है, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, स्टाइल्स डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, देखें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टडी किया लास्ट लेक्चर तक, और हमने देखा कि उसमें डिफरेंट चीज़ों को, पैराग्राफ को, हेडिंग्स को, इमेजेस को, लिंक्स को, फॉर्म्स को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक हो गई बात। ब्राउज़र किस में जो भी वेबसाइट में चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो बनती कैसे हैं, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि वो उनकी लुक एंड फील हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उनको खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं, उसका मेकअप हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाने को, उसके लुक एंड फील को प्यारा करने को हम कहते हैं, हम कर सकते हैं CSS से। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन सेव अ लॉट ऑफ वर्क। CSS में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइम बच सकता है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी की वजह से, वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। CSS कमेंट्स क्या है? कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन योर कोड एंड मे हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट। ठीक है, कमेंट आप CSS में इस तरह से हम कमेंट करते हैं, राइट। और आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज में हम कमेंट इस वजह से करते हैं कि रीयूजेबिलिटी के पर्पस की वजह से, कि कल को अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोड बनाया है और फिर आप उसको आकर टैकल करेंगे, तो आपको पता होगा, मैंने हर जगह कमेंट में दिया होगा कि अगर मैंने पैराग्राफ लिया है तो इट इज मेंट फॉर दिस इशू। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये मैंने इस वजह से दिया हुआ है, सही है। तो इसलिए हम कमेंट्स को मेंशन करते हैं किसी भी लैंग्वेजेस में, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपके कोड के लिए। और एक और बात ये कि आप जब भी अपना कोड लिखें तो उसे प्रॉपर्ली अलाइन करें, ताकि वो कल को आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, ये हमारा एक कोड है। ठीक है, देखिए हेड और हेड का सेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, राइट, जिसमें हम अपने पेज का नाम भी लिखते थे टाइटल से, और बॉडी के सेक्शन में हम बाकी चीजें लिखते थे जो कि हमें नजर आती थी, हमारे ब्राउजर को जो नजर आता था वो बॉडी के सेक्शन में होता था। अभी भी जो डिव हम देख रहे हैं वो हमें हमारे ब्राउजर को नजर आएगा, राइट। इसमें जो विद इन स्टाइलिंग हम करते हैं, जो कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी भी थी, कि स्टाइलिंग जो विद इन डिव या विद इन जो HTML एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो कोई भी हो सकता है, P भी हो सकता है, H1 H2 कोई भी हो सकता है, राइट। उसमें जो विद इन टैग हम स्टाइलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल। ठीक है, कि हर एलिमेंट के लिए हम अपना फॉर एग्जांपल फॉन्ट दे रहे हैं, कि इसको हम 12 दे रहे हैं, अगले P को हम 16 दे रहे हैं, अगले को हम 18 दे रहे हैं, इस तरह से फर्क। ठीक है, हर एलिमेंट से वो वेरी करता है। एक और इसमें होता है पेज स्पेसिफिक स्टाइल। हर पेज के टॉप पे हेड के सेक्शन में एक टैग हमने स्टार्ट करना है स्टाइलिंग का, और उसका क्लोजिंग टैग भी है, और टाइप हमने रखनी है text/CSS। ठीक है, और फिर जो बॉडी है, जिस तरह ये जो बॉडी है, ये इस वक्त इस बॉडी को हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम अपना जो फॉन्ट है, जो भी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, वो हम आगे अभी डिटेल से देखते हैं कि हम किस तरह से देखना चाहते हैं, पढ़ेंगे हम। तो वो हम इस तरह से इस स्टाइल के टैग में भी लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया जो कि एक पूरे पेज के लिए होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे P लिखती हूँ तो जितने P आएंगे वो सारे P उसमें इंक्लूडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ जितने पैराग्राफ है उनके फॉन्ट जो है वो रेड हो जाए, तो वो इस स्टाइलिंग के थ्रू मैं कर सकती हूँ। ठीक हो गई बात। और जो थर्ड मेथड है वो है लिंक। हमने टैग लगाना है, और उसमें ये एट्रीब्यूट है REL का, ये स्टाइल शीट हम बता रहे हैं कि हम स्टाइल शीट लगा रहे हैं। टाइप क्या है? टेक्स्ट CSS। ठीक है, और href जो है वो, ये हमने पाथ देना है अपनी स्टाइल शीट का, जो कि हम .css से सेव करेंगे, जैसे हम HTML सेव कर रहे थे उसके साथ, HTML के साथ, तो ये हम सेव करेंगे .css के साथ। ठीक है, ये थर्ड वे है हमारे पास सेपरेट स्टाइल शीट्स का, और ये बेस्ट वे है इस वजह से कि फॉर एग्जाम्पल कल को ये इशू अराइज हो जाता है कि जी हमने ये पैराग्राफ के जो कलर्स हैं ये हमने चेंज करने हैं, और सब पैराग्राफ के कलर को हमने ग्रीन करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फॉन्ट जो है वो 18 हो जाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई। अब अगर हमने इनलाइन दिया है तो एक एक को जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि आपके पास 12 पैराग्राफ्स हैं,
12 पी टैग्स हैं, तो आपको एक एक को जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट? और अगर आपको हमने ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज किया तो सिंपल मैं पी एक ही पी को जाके चेंज कर दूंगी तो वो सारे चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है? तो जो हमारे पास बेस्ट वे है, बेस्ट प्रैक्टिस है, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की है। बहरहाल गलत कोई भी नहीं है, तीनों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए सबसे बेहतर सेपरेट स्टाइल शीट्स हैं, राइट? अच्छा जी, सीएसएस रूल्स क्या है हमारे पास? कि कुछ रूल्स हैं, हम पढ़ते हैं कि सीएसएस हमने वेज देख लिए कि 3 तरह हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने करना क्या है, बनानी कैसे है फाइल, ये वो वाली चीज शुरू हो जाती है, ठीक है? देखिए बॉडी ये तो HTML एलिमेंट है, इधर हम H1 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, P भी आ सकता है, कोई एलिमेंट भी आ सकता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं सिलेक्टर, ठीक है? और इन ब्रैकेट्स में, ठीक है, हम लिखेंगे एक कोई भी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, कॉमा के साथ फिर कोई भी प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, फिर कोई भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, ठीक है? और इधर इधर जो है वो कॉलन आएगा, राइट? इस तरीके से इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी और इसको हम कहते हैं वैल्यू। एक एक अभी हम आगे फर्दर स्लाइड्स में रीड करेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज रीड करें और कौन सी वैल्यूज रीड करें। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जो सिलेक्टर है, जो HTML एलिमेंट है, उसको हम सिलेक्टर कहते हैं और ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज करके लिखना है। स्टाइल के एट्रीब्यूट की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है? स्टाइल के एट्रीब्यूट की बात हो रही है। अगर तो ये स्टाइल के एट्रीब्यूट की बात भी है और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात भी है, राइट? और तीसरा जो मेथड है विद इन, जो हमने स्टाइलिंग करनी होती है टैग की, तो स्टाइल जो यहाँ मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, स्टाइल के साथ ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू फिर आपने लिखनी है, जो भी आपके पास जो प्रॉपर्टी और जो वैल्यू भी होगी, ठीक है? इस स्टाइल की टैग में लिखनी होगी, थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है? और इन दोनों में इसी तरह सेम आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है, सिलेक्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ वैल्यू है, इसी तरह अगली प्रॉपर्टी अगली वैल्यू, ठीक है? और ये जो फाइल है वो बिल्कुल सेम यही लिखी हुई होगी। आप समझें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फाइल है ना, स्टाइल के अंदर जो फाइल है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये थर्ड वन हम बना लेंगे, राइट? तो आपने याद रखना है कि सिलेक्टर के साथ हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं, और साथ हम वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक कोड है। सबसे पहले मैं HTML मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको इसके साथ बताती हूँ कि ये हमने क्या किया। आप पढ़ चुके हैं, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर सबसे पहले H1 आ रहा है, आपको पता है ये एक हेडिंग का टैग है, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर मेरे पास एक डिव आ रहा है, राइट? अच्छा जी, ये मेरे पास क्लास शेडेड आ रहा है, ठीक है? इसमें आपने क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉडी है, सिलेक्टर हो गया, राइट? बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितने टैग्स आ रहे हैं सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। फॉन्ट फैमिली, टहूमा, एरियल सैंस सेरिफ, ये सारा फॉन्ट एक होगा, राइट? फॉन्ट साइज सारा 13 पिक्सल होगा, कलर ब्लैक होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा, मार्जिन इसका 8 पिक्सल होगा, ठीक है? ये मैं हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, आपने सिर्फ ये समझना है कि बॉडी के अंदर जितने टैग्स हैं सबके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, राइट? H1 जो है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो ये H1 है इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो इस तरह से अप्लाई करना है। और ये अगर आप देखें डॉट शेडेड आ रहा है, ये डॉट शेडेड से आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्लास क्या होती है। अभी आप सिर्फ ये देखें कि इसके थ्रू सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट सेक्शन हेडिंग जो है मेरे पास वो किस तरह से आ रही है। देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इसके थ्रू आ रहा है, नेक्स्ट P इसके थ्रू आ रहा है, और जो ये है डिव जिसमें क्लास शेडेड है जो कि यहाँ पे आ रहा है, वो इसके थ्रू आ रहा है क्योंकि उसके बैकग्राउंड का कलर हमने ये दिया हुआ है, राइट? अच्छा जी, CSS एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है हम डिटेल से देखते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, ठीक है? जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल P है, H1 है, जो भी है। हियर ऑल P एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर अलाइंड विद अ रेड टेक्स्ट कलर, ठीक है? अगर मैं लिखती हूँ P अपने स्टाइल शीट के अंदर, स्टाइल शीट का मतलब यही है, राइट? जो CSS को हम यहाँ पे, जो मैं जब भी आपको स्टाइल शीट कहूँ तो आपने यही करना है, समझ लेना है कि हम CSS की जो कोडिंग कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि या इसमें लिख रहे हैं हम या इसमें लिख रहे हैं, ठीक है? तो CSS की जो मैं स्टाइल शीट बना रही हूँ उसमें मैंने अगर P लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो ये P जो है अगर मैंने 10 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल लिखे हैं तो 10 के 10 पैराग्राफ पर ये अप्लाई हो रहा है, राइट? CSS ID एंड क्लास क्या है? ID सिलेक्टर क्या करता है? देखिए अगर 5 P है मेरे पास,
ठीक है, 5 पैराग्राफ्स है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूं कि सिर्फ एक पैराग्राफ ऐसा हो जो रेड कलर का हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस जो मेरे पास P है, ये P कहाँ लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए, बॉडी में है, राइट, और ये मेरे पास कहाँ है, स्टाइल शीट में है, राइट। इसमें मैंने लिखा ID, ये आपने याद रखना है, ID इक्वल्स पैरा1, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ मैं लिख रही हूँ ID है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हैश। ठीक है, ID selector is used to specify a style for single unique element, ये सिर्फ मैं एक को करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ID का एट्रीब्यूट लिखना है। ठीक है, और ID selector uses the ID attribute of the HTML element and is defined with a hash, और ये किससे डिफाइन करेंगे, हैश से। स्टाइल रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू एलिमेंट विद ID इक्वल्स पैरा1। ठीक है, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, इस ID का पैरा1 ये नाम और ये नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर ये P स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो आपका स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, एरर कोई जनरेट नहीं होगा, लेकिन स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें ताकि आपका कोई गलती का चांस ही ना रहे। ठीक है, तो इधर मैंने ID में जो भी लिखा है, ID मैंने किसके साथ डिनोट करना है, स्टाइलिंग में हैश के साथ, सेम मेरे पास नाम होंगे और मेरे पास ये पैरेंथेसिस होंगे, उसमें मैंने जो प्रॉपर्टी और जो वैल्यू लिखनी है वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास CSS ID क्या करता है, जो भी एलिमेंट है उसमें हमने एक ID लिखनी है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 P थे और सिर्फ एक P रेड कलर का हो, सिर्फ एक P रेड कलर का हो, बाकी सारे ब्लैक हो, तो मैं इस ID के थ्रू ये यूनिक काम कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारे पास ये इश्यू आता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 P हैं, ठीक है, लेकिन 5 P ऐसे हों जो कि रेड कलर के हों और सेंटर अलाइंड हो, तो मैं क्या करूंगी, क्लास को मैं यूज करूंगी। 5 P जो मैं चाहती हूँ एक जैसे नजर आए, या इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 5 P और 2 H1 मैं चाहती हूँ ये सिर्फ रेड नजर आए, तो मैं उसके लिए क्लास का यूजेज करूंगी। ये क्लास इक्वल सेंटर मैंने कहाँ लिखना है, इधर P क्लास इक्वल सेंटर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट के अंदर आपने किसी भी टैग के अंदर ये लिखना है। ठीक है, और एग्जांपल में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं डॉट, जहां मैंने ID में किससे नोट करी थी, हैश से, और क्लास में किससे नोट करी हूँ, डॉट से। ये बात आपने याद रखनी है, ये इसके बगैर वर्क नहीं करता, और इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ID पैरा1 जो पैरा1 है और हैश के बाद सेम होना चाहिए, इस तरह क्लास जो टैग के अंदर है और डॉट के बाद ये सेंटर और ये सेंटर सेम होना चाहिए, राइट। अच्छा ये एक एग्जांपल भी है, हम समझ लेते हैं कि ये मजीद हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वही सेम कोड है, स्टाइल ये जो सेकंड वे हमने बताया था कि जी स्टाइल के टैग के अंदर आए, ये वो यूज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए H1, क्लास क्या है, सेंटर, P क्या है, क्लास सेंटर, इधर क्या है, क्लास सेंटर लार्ज। ठीक है, सेंटर की क्लास को मैं जरा देखती हूँ क्या कहता है ये, P डॉट सेंटर। ठीक है, आप सिर्फ डॉट सेंटर अगर लगाएंगे, अगर आपने P नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ डॉट सेंटर आप लगाते हैं, तो वो क्या करता है, जितनी देखिए दो सेंटर की क्लासेस है H1 और P, तो इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ P सेंटर वाली क्लास पे अप्लाई हो, तो मैं लिखूंगी P डॉट सेंटर, P जो सेंटर वो वाला उठाओ जो P के साथ है, P डॉट सेंटर। तो मैं क्या करूंगी, ये जो भी इसकी स्टाइलिंग है, मैंने इधर कहा है कि टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर में रेड कर दूं, तो ये P इसके साथ शो होगा। और अगर मैं सिर्फ डॉट सेंटर करूंगी तो ये H1 और ये P दोनों ही अलाइंड जो है वो सेंटर भी हो जाएगा और रेड कलर का भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए थर्ड मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंटर भी है और लार्ज भी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि HTML elements can also refer to more than one class। अभी तक मैं देख रही थी कि मैं सिर्फ एक क्लास पे रेफर करी हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों क्लासेस जिसमें इधर कलर रेड ले रही है और फॉन्ट साइज 300% है, मैं दोनों क्लासेस की जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं चाहती हूँ इस सिलेक्टर पे, इस टैग पे अप्लाई हो, तो मैंने एक स्पेस के साथ इन दोनों को लिख दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में भी हो गया, रेड भी हो गया, और फॉन्ट साइज जो है वो लार्ज की वजह से 300% भी हो गया, राइट। तो हमने तीन चीजें देख ली कि अगर डॉट सेंटर हम लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल के अंदर, तो H1 और P जो है उसमें ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर P डॉट सेंटर लिखेंगे तो सिर्फ P वाले पे अप्लाई होगा,
अगर h1 डॉट सेंटर लिखेंगे तो सिर्फ h1 पे ये वाले एट्रीब्यूट्स अप्लाई होंगे, ठीक है, जो कि अभी इधर नहीं हुआ हुआ। सही है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और जो थर्ड वाला है वो ये कि मोर देन 2 क्लासेस को हम अप्लाई करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों को स्पेस के साथ आप मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, अगर मैं ये चाहती हूँ कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं सब पे एक चीज ही अप्लाई हो जाए, तो मैं स्टार के साथ ये कर सकती हूँ। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा ये जैसे डेटाबेस में भी हम स्टार सिलेक्ट स्टार करके सारे डेटाबेस की वो पिक कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा बहुत ही उसके साथ मिल रहा है कि स्टार के कंसेप्ट के साथ ये जितनी वैल्यूज हैं सब पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या करता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर selects all the HTML elements with the same style definition, ठीक है। देखिए मैं ये चाहती हूँ कि H1, H2, P ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, अब तीनों ने में एक ही स्टाइल अप्लाई हो रहा था। अब मैं H1 लिखकर ये लिखती, फिर मैं H2 लिख के ये लिखती, फिर मैं P लिख के ये लिखती। आसानी ये है कि मैंने कॉमा के साथ तीनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। तो सिर्फ ये आसानी के लिए, लिखा आप उस तरह से भी सकते हैं और लिखा आप इस तरह से भी सकते हैं, बस ये आसानी के लिए कि ग्रुपिंग सेलेक्टर है, तीनों पे एक ही चीज अप्लाई हो रही थी तो मैंने आसानी से ये काम कर दिया। और इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि तीनों पे एक चीज अप्लाई हो रही है, तो इन तीनों में मैंने क्लास जैसे मैंने सेम रखा है नाम, तो सेम डॉट सेम करके मैं इसको कर सकती हूँ। तो तीन ये आप दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है, वही बात है कि गलत कोई नहीं है, तीनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रॉपर, अभी तक हमने देखा कि आईडी सिलेक्टर क्या था, टैगिंग किस तरह से हम कर रहे थे और स्टाइल शीट्स किस तरह से बन रही थी। अब हम इसकी चलते हैं कि जी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम कलर की तरफ आ जाते हैं। कलर क्या होता है, कलर ये होता है कि जी जो आपका फॉन्ट है उसका कलर क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट कलर के साथ। इधर हम आते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। देखिए स्टाइल ये विद इन टैगिंग की गई है, थर्ड स्टाइल को यूज किया गया। स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर को हमने यूज किया है। इसमें क्या है, पूरा बैकग्राउंड कलर होगा, H1 का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कलर को यूज करूंगी तो फिर क्या होगा, सिर्फ उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो तीन वैल्यूज यूज की हैं, RGB, ठीक है, वैल्यूज जो कि इस पैटर्न में होती है। एक हमारे पास हेक्स वैल्यू है जो कि इस तरह से होती है, और ये HSL वैल्यू है, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज यूज की हैं, गलत कोई भी नहीं है, आप किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, और रेड ग्रीन ब्लू वगैरह भी यूज कर सकते हैं। आप आसानी से इसको RGB यूज करें या ये है, जो हेक्स है वो यूज करें, उसमें आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसका ये जो कोड है ये कॉपी पेस्ट करना होता है, फोटोशॉप से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है, पैलेट से। CSS टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट कलर, कलर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर से मैं क्या करती हूँ, पूरे H1 का बैकग्राउंड कलर, जैसे इस ये जगह है ना H1, तो उसका पूरा बैकग्राउंड कलर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। और इधर मैंने सिर्फ कलर को चेंज करना है तो सिर्फ बॉडी कलर ब्लू। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इसको, तो जितना मेरे पास पूरा जो भी वेबसाइट का जो मेरा पेज है पूरा ब्लू का ब्लू मुझे कलर में शो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उसकी जो हैंड राइटिंग है वो ब्लू कलर में शो हो, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, एट्रीब्यूट कलर ब्लू, ठीक है, कलर। और ये देखिए आपने डिफरेंट वैल्यूज आपने लगाई हुई है, मर्जी है इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए वर्ड में आप इसको यूज कर चुके हैं, जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको अभी देखें तो मैंने पावर पॉइंट में इसको लेफ्ट पे अलाइन किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट पे अलाइन कर सकती हूँ, राइट पे अलाइन कर सकती हूँ, सेंटर पे अलाइन कर सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए वेबसाइट में मुझे क्या प्रॉपर्टी CSS में यूज करनी पड़ती है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। देखिए वेबसाइट का जो नॉर्मली पेज होता है, जो उसकी हेडिंग होगी किसी वेब पेज की, तो वो अक्सर दरमियान में होती है, तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। देखिए मैं चाहती हूँ पूरा है जस्टिफाई आया है तो p डॉट मेन के साथ इसमें कर दिया है, बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि p वो वाला जो मेन क्लास के साथ है उसको सिर्फ जस्टिफाई कर दो, p वो वाला जो डेट क्लास के साथ है उसको सिर्फ राइट जस्टिफाई कर दो, H1 को सेंटर कर दो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट लाइन के साथ हम नोट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। अच्छा जी, टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन कहाँ यूज होता है, देखिए टेक्स्ट की डेकोरेशन
यानी कि जो लिखाई है उसको किस तरह से वो खूबसूरत आ रही है। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये नन आ रही है, ठीक है। तो नन किस तरीके से आ रही है, ये यूज होता है बेसिकली लिंक के साथ। आपको पता है कि जो लिंक्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली नजर आ रहा होता है ना, लिंक ब्लू कलर का होता है। मैं चाहती हूँ कि यूजर को पता ना चले किसी भी मकसद की वजह से, किसी भी सिनेरियो की वजह से, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर दूंगी तो वो उसका वो ब्लू कलर और अंडरलाइन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। The text decoration property is mostly used to remove underlines from links for design purposes. Text transformation क्या है? Text transform property is used to specify upper case and lower case letters. मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊं कि जी जो मेरा जो पैराग्राफ है वो सारा अपर केस में ही आए, तो मैंने क्या किया, P जो अपर केस के साथ है, ठीक है। You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class, ठीक है। ये इस वजह से यहाँ लिखा गया है, ये वाला जो लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि P डॉट अपर का केस, जो P जिसमें जिस टैग में जो P का जो टैग था उसमें क्लास जो अपर केस थी उसको हम कैपिटल दिखाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट ट्रांस की फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मैंने अपर केस कर दी है, ठीक है। और इसी तरह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो मैं लोअर केस कर दूंगी, सारे लोअर उसमें हो जाएंगे, और कैपिटलाइज कर दूंगी तो जिस तरह ये नजर आ रहा है ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका टी बड़ा है, इसका भी टी बड़ा है, तो जो पहला वाला अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होते हैं कैपिटलाइज की वजह से, ठीक है। तो ये देखें उस सिचुएशन में हम कर सकते हैं जब मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा जो पेज मुझे नजर आ रहा है बॉडी में सारा कैपिटलाइज हो, ठीक है, तो या सारा अपर केस में हो या सारा लोअर केस में हो, तो मैं सिचुएशन में कर सकती हूँ। या मैं चाहती हूँ कि जी ये जितनी हेडिंग्स आ रही हैं, ये जितनी हेडिंग्स आप आ रही हैं मेरे वेबसाइट में, तो वो सारी कैपिटलाइज हो, तो वो ये हम इस तरह से शो कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी, आपको फॉन्ट का खुद से बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि अगर मैं बॉडी में चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर में पूरी बॉडी का, जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ आप देख रहे हैं ग्रे है, ठीक है, तो मैं ग्रे कलर का कोड लिख दूंगी। यहाँ पे H1 जो है कलर ऑरेंज है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो जो H1 है अगर फॉर एग्जाम्पल H1 ये होता, CSS एग्जाम्पल होता तो ये ऑरेंज हो जाता और अलाइन सेंटर हो जाता। P क्या है, जितना फॉन्ट है वो सारा टाइम न्यू रोमन में लिखा हो और फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल हो। अच्छा, ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मजीद डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लगा सकते हैं। जब बैकग्राउंड इमेज हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ मेरे पास URL का पाथ मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हम इमेज में href वगैरह में पाथ लिखते थे, इस तरीके से आपने पाथ लिखना होगा, ठीक है। ये जो है आपके पास URL की बात हो रही है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट ये क्या करता है, शुड बैकग्राउंड इमेज बी डिस्प्लेड इन अ रिपीटिंग पैटर्न। देखें अगर छोटा सा इमेज है, फॉर एग्जांपल इतना इमेज है, ठीक है, छोटा बस इतना सा इमेज है, तो क्या वो रिपीट हो यहाँ तक या पूरे उस तक, या सिर्फ वो एक ही दफा शो हो, ठीक है। तो उससे हम सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट से। फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट फैमिली, जिस तरह मैं चाहती हूँ सारा एरियल में हो, वर्डाना में हो, तो मैं फॉन्ट फैमिली से सेट कर सकती हूँ। एक और है फॉन्ट वेट, वो मैं नॉर्मल बोल्ड इससे सेट कर सकती हूँ कि मेरा पूरा टेक्स्ट नॉर्मल शो हो या बोल्ड शो हो। फॉन्ट स्टाइल किस तरह शो हो, नॉर्मल हो या इटैलिक हो। और टेक्स्ट अलाइन मैंने भी डिस्कस भी किया, ये वर्टिकल अलाइन है। अगर जिस तरह हमारे पास वर्ड में भी होता है ना कि आप इसको मिडल में या टॉप पे या बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये उस चीज के लिए है। अच्छा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या करती है, देखें किसी भी बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करने के लिए वो नजर किस तरह आए, डॉटेड आए, डैश आए, किस तरह नजर आए, ये आउटपुट से हम देखते हैं तो हमें बेहतर समझ आएगा कि जो बॉर्डर स्टाइल है या डॉटेड है, तो ये देखें यहाँ पे डॉटेड नजर आ रहा है, सेकंड का P का डॉट डैश्ड, थर्ड पे मेरे पास है P डॉट सॉलिड, जो बॉर्डर स्टाइल इसका सॉलिड है तो वो जिस तरह सॉलिड नजर आ रहा है। ये देखें ये वाला जो है डबल है, ये ग्रूव बॉर्डर है, ये रिज बॉर्डर है। इसकी थोड़ा अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। इनसाइड बॉर्डर क्या है, ये अंदर की तरफ है, आउटसाइड क्या है, ये बाहर की तरफ ज्यादा आपको मोटी सी लाइन नजर आ रही है। और नो बॉर्डर क्या है, यहाँ पे कोई बॉर्डर आपको नजर नहीं आ रहा। हिडन बॉर्डर क्या है, ये भी ऑलमोस्ट समवट सेम आप कह सकते हैं। और मिक्स्ड बॉर्डर क्या है, देखिए ये आप देख लें यहाँ पे कि डॉटेड फिर डैश्ड है। देखें ये याद आपने इस तरह से रखना है कि ये आपको सोच रहे होंगे कि आपको याद कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज आपको याद रहेगा। देखिए डॉटेड टॉप, फिर डैश्ड है राइट,
फिर सॉलिड है बॉटम और फिर डबल है लेफ्ट। ठीक है, तो ये देखें ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सिंपल आप शो कर सकते हैं। सीएसएस बॉर्डर की विड्थ क्या है, हम ये चेक करते हैं इस कोड के साथ कि ये मेरे पास एक कोड है, मैं बॉर्डर की विड्थ को भी वेरी कर सकती हूँ। अभी तो मैंने जो इसमें देखा था, मैंने देखा था कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। अब मैं ये देखती हूँ कि बॉर्डर की विड्थ क्या होगी। तो ये मैंने पांच पी, इधर मैंने 6 पीज लिए हैं। देखिए सिंपल पी जिस तरह हम लिखते होते थे, इधर सिर्फ क्लास है। क्लास का एट्रीब्यूट क्या कर रहा था, अभी आपने देखा है कि क्लास जो है वो एज अ सिलेक्टर के लिए हमने जो अभी यूज किया था वो हम यूज करे थे कि सिलेक्टर में जब हम क्लास लिखेंगे तो वो सीएसएस हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टाइल में देखें तो p.1 है, ये p.1 है, ये देखिए सेम है। ठीक है, अच्छा इसमें हो क्या रहा है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, और बॉर्डर विड्थ क्या है। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें मैं 5 पिक्सल देख रही हूँ, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, सॉलिड नजर आ रहा है। और देखिए बॉर्डर विड्थ की वजह से 5 पिक्सल्स मेरे पास विड्थ शो हो रही है। ठीक हो गई बात। सेकंड पी की तरफ चलते हैं, क्लास 2 है, तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड आ रहा है और बॉर्डर विड्थ आ रही है, मीडियम आ रहा है। देखें तो ये इस तरह आउटपुट शो हो रहा है। थर्ड पे क्या है मेरे पास, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड है और बॉर्डर विड्थ जो है वो 2 पिक्सल है। ठीक है, तो रिजल्ट में देखें डॉटेड है और थोड़ा सा 2 पिक्सल पे स्प्रेड हुआ है विड्थ उसकी। ठीक है, फोर्थ पे मेरे पास क्या है, पी पैराग्राफ कहां से आ रहा है, ये यहां से। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या है, डॉटेड है, और बॉर्डर विड्थ कहां से आ रहा है, थिक है। ठीक है, तो ये फोर्थ वन कहां से हमारे पास आ रहा है, यहां से आ रहा है। और फिफ्थ क्या है, डबल है। देखिए ये आपको आसानी से शो हो रहा होगा, डबल है और 15 पिक्सल है, तो इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, और p.6 क्या है, डबल है और थिक है। ठीक है, तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इफ इट इज यूज्ड अलोन, ऑलवेज स्पेसिफाई द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टू सेट द बॉर्डर फर्स्ट। पहले आप बॉर्डर को नजर आएगा तो उसकी विड्थ नजर आएगी ना। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो पहले आपने बॉर्डर स्टाइल को शो करना है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि जिसको कितना आपने थिकर रखना है, उसको आपने मीडियम बताना है या 5 पिक्सल 2 पिक्सल जितना भी बताना है। ठीक है, बॉर्डर विड्थ क्या है, सीएसएस बॉर्डर विड्थ जो है, देखें ये एक और एग्जांपल से शो किया है। बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज। ठीक है, फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। इसी तरह 3 पीस लिए गए हैं। क्लास 1 पे हम चलते हैं कि वो क्या कर रहा है, p.1 ये क्या कर रहा है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है और बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल और 20 पिक्सल है। ठीक है, ये इसमें कमेंट लिखा है, मैंने लिखा रहने दिया ताकि आपको समझ में आए। अगर आप देखें तो 5 पिक्सल है, तो 5 पिक्सल से क्या होगा, टॉप और बॉटम मेरे पास 5 पिक्सल हो जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू है वो इस सेकंड और इधर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो 20 पिक्सल्स है वो साइड पे अप्लाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यूज दी हैं, 4 वैल्यूज नहीं दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसी तरह 2 वैल्यूज दी गई हैं, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसकी जो हम थिकनेस है वो बस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉलिड कर रहे हैं और यहाँ पे 20 पिक्सल और 5 पिक्सल्स हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को आप चेंज किया गया, देखें तो यहाँ 20 पिक्सल आ गया और ये 5 पिक्सल हो गया। थर्ड में मैंने क्या किया, थर्ड में बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर विड्थ जो है वो 25 पिक्सल आ रहा है। देखिए अब एक एक के लिए 4 वैल्यूज दी हैं, तो ये फर्स्ट वाली 25 है, ये 10 पिक्सल है, ये 4 पिक्सल है और ये 35 पिक्सल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर आपको इस में ये शो करें कि 2 वैल्यूज हो तो क्या होता है और 4 वैल्यूज हो तो किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है बॉर्डर विड्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉर्डर के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। वो किस तरीके से, बॉर्डर स्टाइल रख लिया, बॉर्डर कलर रख लिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जैसे बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर विड्थ काम कर रहा था, ठीक है, तो बॉर्डर कलर भी इस तरह काम करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, रेड कहाँ शो होगा, टॉप पे, फिर ग्रीन है वो आपको इधर राइट पे शो हो रहा है, फिर ब्लू है जो बॉटम पे शो हो रहा है, और फिर लेफ्ट पे आपको येलो शो हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए हम एक बॉर्डर के साथ कितना कुछ कर सकते हैं, हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम उसका विड्थ शो कर सकते हैं और हम उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हम लास्ट में बना रहे थे, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो इनपुट फील्ड्स हमने बनाई थी, अगर हम उनके कलर्स को सेट कर दें तो वो फॉर्म हमारे पास कितना अपीलिंग हो जाता है, ठीक है। अब बॉर्डर साइड्स जो है वो इंडिविजुअल साइड्स की ये एक एग्जांपल है। हम देखते हैं कि ये क्या कर रही है। P हमारे पास 3 है, 3 2 1, ठीक है। 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो बॉडी शो की है, 4 वैल्यूज है, P डॉट 4 है, P डॉट 3 है, P डॉट 2 है और 1 है, ये दो मिसिंग है इसमें, ठीक है। P डॉट 3 को हम देखते हैं, बॉर्डर स्टाइल जो है वो डॉटेड है, सॉलिड है और डबल है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, देखें ये हमारे पास डॉटेड है, सेकेंड वैल्यू सॉलिड है तो यहां पे भी आई, यहां पे भी आई और ये थर्ड मेरे पास डबल है तो वो यहां आ गई, ठीक है। 2 वैल्यूज हम अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अप्लाई होगी और यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये डॉटेड है और सॉलिड है, ठीक है। और 1 वैल्यू कहाँ अप्लाई हो रही है, अगर सिर्फ डॉटेड है तो सारा ही हमें डॉटेड नजर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, CSS बॉर्डर रेडियस क्या है। देखिए ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ हम उसकी शेप ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ देखती हूँ P के साथ मैंने क्लास नॉर्मल ली है, फिर क्लास राउंड 1 ली है, क्लास राउंड 2 ली है, क्लास राउंड 3 ली है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल में हम देखते हैं, नॉर्मल में क्या हो रहा है, बॉर्डर 2 पिक्सल है, सॉलिड और रेड है। देखिए एक ही जगह पे हमने शो किया हुआ है, हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि पहले हम उसको थिकनेस बता दें, फिर हम उसका स्टाइल बता दें और फिर उसका कलर बता दें एक ही उसमें, लेकिन ये आपने ऑर्डर याद रखना होगा, ठीक है। ये अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस तरह उसको बताते हैं कि ये इसका स्टाइल क्या रखना है, या इसकी जो है विड्थ क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखना है और कलर क्या रखना है, या इस तरह से हम इसको एक ही एट्रीब्यूट में बता दें। राउंड 1 में हम अगर हम देखें तो इसमें बॉर्डर का रेडियस क्या दिया है, 5 पिक्सल। 5 पिक्सल में ये क्या कर रहा है, इस इधर अगर आप देखें तो थोड़े से कॉर्नर्स मेरे पास राउंडेड है। राउंड 2 में मेरे पास क्या कर रहा है, 8 पिक्सल है, थोड़े ज्यादा राउंडेड है। और 12 पिक्सल में क्या कर रहा है, ज्यादा राउंडेड है, ठीक है। तो मैं बॉर्डर के रेडियस को सेट कर सकती हूँ, अगर मैं देखें इस तरह से सेट करूंगी तो ये जरा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, मार्जिन क्या करता है, मार्जिन ये करता है कि हमारे जिस तरह से एक पेज का सिंपल हमारा, जैसे हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उस पे मार्जिन लगाते हैं ना, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन होती है, सिंपल यही कंसेप्ट इसका भी है कि मार्जिन जो है यहाँ से जो पेज है उसका मार्जिन होगा, ठीक है। यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली इसको कंटेनर के हिसाब से सेट कर सकता है, ठीक है। या मार्जिन को अगर आप 5 पिक्सल इस तरह सेट करें हैं तो चारों जो है मार्जिन टॉप राइट बॉटम की होंगी 5 पिक्सल ही। या अगर हम ये चाहते हैं कि मार्जिन टॉप हो, राइट हो, बॉटम अलग-अलग सेट करें तो मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी भी मौजूद है, मार्जिन राइट है, मार्जिन बॉटम है, मार्जिन लेफ्ट है। ये एक एग्जांपल से हम शो करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास नजर आ रहा है। देखिए ये एक कोड है जो कि सिंपल हेड है, बॉडी है, ठीक है। और ये जो, अच्छा जी, ये जो हेड है इसकी जो ये स्टाइल है, ये जो है ये स्टाइल इसके अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं एक डिव को स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ डिव क्लोज हो रहा है और ये हमें बता रहा है कि लिखा हुआ है कोई टेक्स्ट, ठीक है। डिव क्या कर रहा है यहाँ पे हम देखते हैं, इसकी स्टाइलिंग यहाँ की गई है। बॉर्डर की पहले मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया जिसकी वजह से मेरे पास बॉर्डर आ गया डिव का। मार्जिन टॉप पे मैं 100 पिक्सल दे रही हूँ, देखें 100 पिक्सल है। मार्जिन बॉटम से मैं 100 पिक्सल दे रही हूँ। मार्जिन राइट पे मैं 150 पिक्सल दे रही हूँ और मार्जिन लेफ्ट पे मैं 80 पिक्सल दे रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा फर्क है, यहाँ ज्यादा फर्क है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है, जो भी हमने स्टडी किया था, वो लाइट ब्लू है, इसलिए इस डिव का कलर लाइट ब्लू आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर बॉर्डर रेडियस में चेंज कर दूंगी तो थोड़ा सा इसको मैं कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, CSS पैडिंग क्या करता है, देखिए मैं आपको आसानी से समझाती हूँ कि जो विद इन कंटेनर हम गैप लाते हैं ना उसको CSS पैडिंग कहते हैं, और जो कंटेनर के बाहर
यहां से इसका गैप होता है, इसको मार्जिन कहते हैं, राइट। CSS padding properties are used to generate space around an element's content inside of any defined borders, ठीक है। इसे जैसे मार्जिन था इधर जब कर रहे थे, और पैडिंग भी इसी तरह से है, पैडिंग करेंगे 25 पिक्सल होगा तो चारों पे अप्लाई हो जाएगा, चारों साइड्स पे। और अगर सेपरेटली हम भी रख सकते हैं, पैडिंग टॉप है, पैडिंग राइट है, इस तरह से बाकी दोनों भी हैं, ठीक है। ये एक इसकी एग्जांपल है जो w3schools.com से हमने ली हुई है। ये हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हो रही है। देखें यहाँ पे ये जो div है, ठीक है, इसकी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे div आ गया और प्रॉपर्टी हम देखते हैं बॉर्डर सेट की है, जिसकी वजह से बॉर्डर सेट हो गया। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, इसकी वजह से लाइट ब्लू नजर आ रहा है। पैडिंग टॉप पे क्या है 50 पिक्सल, राइट पे क्या है 30 पिक्सल, बॉटम पे क्या है 50 पिक्सल और लेफ्ट पे क्या है 80 पिक्सल। जरूरी बात इसमें क्या है, विद इन द कंटेनर हमने कहा था जो गैप आएगा उसको हम पैडिंग कहेंगे। और अगर लास्ट एग्जांपल में आप याद करें तो वो यहां से जो फर्क आ रहा था उसको हम मार्जिन कह रहे थे, ठीक है। तो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपने अपने डिव का को किस तरह से आपको नजर आना चाहिए, इस तरह नजर आना चाहिए या उसके जो कंटेंट है उसमें गैप नजर आना चाहिए या बाहर से उसमें गैप नजर आना चाहिए। बाहर से अगर नजर आए तो मार्जिन यूज करें, विद इन कंटेंट और एलिमेंट नजर आए तो पैडिंग यूज करें। अच्छा जी, पोजिशनिंग क्या है? पोजिशनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डिव को पोजिशन करता है। क्या करता है ये? CSS positioning property allows you to position an element. It can also place an element behind another and specify what should happen when an element's content is too big. जब एक एलिमेंट का कंटेंट बहुत बड़ा होगा तब वो क्या करेगा? जैसे एक डिव है, उसकी पोजिशनिंग हम कर रहे हैं कि हम कहाँ पे हमें नजर आए, यहाँ नजर आए, यहाँ नजर आए, यहाँ नजर आए, कहाँ नजर आए हमें, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी पोजिशन यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। ये बड़ी जरूरी बात है। पोजिशनिंग के साथ, पोजिशन प्रॉपर्टी के साथ आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये डिव है फॉर एग्जांपल, इसको आप जो है डाउन पे मूव करना चाहते हैं तो वो आप बॉटम यूज करेंगे, टॉप यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। हाउएवर दिस प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क अनलेस द पोजीशन प्रॉपर्टी इज सेट फर्स्ट। वही वाली बात हो गई कि पोजीशन पहले आप सेट करेंगे, उसके बाद आप इन चारों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। दे आल्सो वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशनिंग मेथड, जो अभी हम देखते हैं पोजीशनिंग मेथड्स क्या है नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, वो नॉर्मल फ्लो के साथ चल रहा होता है, जो अभी आपके पेज का फ्लो होता है उसके साथ चल रहा होता है, ठीक है। एक बात याद रखने वाली है, स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द, ये इन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे कि मैंने कहा था इफेक्ट होगा, लेकिन जो स्टैटिक वन है पोजीशन में वो इफेक्ट नहीं होगा, ये याद रखना है। क्यों इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि वो नॉर्मल फ्लो के साथ आ रहा होता है। ये इसकी एग्जांपल है, हम देखते हैं इसको क्या कर रहे हैं। देखिए डिव है, क्लास मैंने स्टैटिक रखी है, div डॉट स्टैटिक क्या करता है, पोजीशन मैंने इसमें स्टैटिक रखी है, जो भी हम इस वक्त डिस्कस करें, पोजीशन स्टैटिक हो तो नॉर्मल फ्लो के साथ ही देखें ये पूरा div मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर जिस तरह ये फ्लो ये था ना कि जो मेरे पास P था वो यहाँ पे इतनी विड्थ थी इसकी, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस मार्जिन से स्टार्ट हो रहा था, नॉर्मल फ्लो के साथ, यानी इसका ये मतलब होता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो के साथ नजर आ रहा है। फिक्स्ड पोजीशनिंग क्या करती है? एन एलिमेंट विद फिक्स्ड पोजीशनिंग इज फिक्स्ड रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो, इट विल नॉट मूव इवन इफ द विंडो इज स्क्रॉल्ड। देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे विंडो स्क्रॉल करूं लेकिन उसकी पोजीशन चेंज ना हो किसी सूरत भी, तो मैं क्या करूंगी? देखिए ये एक एग्जांपल है, इसकी एक दफा जो मैंने, ये एक इमेज है, ये सेपरेट इमेज है, इसमें यहाँ पे मैंने जो डिव है उसकी पोजीशन फिक्स्ड रखी है और बॉटम मैंने 0 कर दिया, राइट भी मैंने 0 कर दिया। देखिए बॉटम 0 है तो ये नीचे है बिल्कुल, राइट भी 0 है तो ये बिल्कुल राइट कॉर्नर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना जो मैंने विंडो थी वो बिल्कुल मैंने स्मॉल कर दी, तब भी देखें राइट पे साथ वो जुड़ा हुआ है और बॉटम के साथ जुड़ा हुआ है। बताने का मकसद ये हुआ, चाहे मेरी जो स्पेस है वो इतनी लार्ज हो या स्मॉल हो,
इसने अपने आप को फिक्स कर लिया एक जगह के साथ, इसने अपने आप को बॉटम और राइट के साथ फिक्स कर लिया और अभी इसको अपने आप को मूव नहीं करेगा। चाहे आप जैसे कहते हैं ना, देखिए आजकल तो प्रॉब्लम ये है कि आप आईपैड पे भी देख रहे हैं, मोबाइल्स पे भी देख रहे हैं, लैपटॉप्स पे भी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये डिव है ये हिले नहीं अपनी जगह से, ये इसी कॉर्नर पर रहे, ठीक है, या इस लोगों की चले हम बात कर लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं टॉप को 0 कर दूंगी, ठीक है, तो और राइट को भी मैं 0 करूंगी तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, चाहे मैं अपने ब्राउजर को जिस तरह से भी मूव कर दूं, ठीक है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, देखिए रिलेटिव जो होता है ना, जैसे होता है ना रिलेटिव मार्किंग होती है, तो रिलेटिव मार्किंग क्या होती है, किसी चीज के हिसाब से रिलेटिव मार्किंग होती है ना, किसी स्टूडेंट के हिसाब से रिलेटिव मार्किंग होती है, तो ये यहाँ पे कौन सा को किस चीज के हिसाब से रिलेटिव किया जा रहा है, ये नॉर्मल के हिसाब से रिलेटिव किया जा रहा है। नॉर्मल यहाँ पे था, हम उसको कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल के हिसाब से तुमने इस डिव को क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव करनी है। नॉर्मल के हिसाब से लेफ्ट को 30 पिक्सल कर दो, लेफ्ट को 30 पिक्सल कर दो, बॉर्डर को क्या करो, इस तरह से कर दो, तो लेफ्ट को हमने नॉर्मल के हिसाब से रिलेटिवली 30 पिक्सल मूव कर दिया है, राइट। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है, अच्छा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए आपने पेरेंट को याद करना है, ये वो होता है जो अपने आप को पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। देखिए ये इसका पेरेंट है, मैं चाहती हूँ ये वाला डिव अपने आप को इसके हिसाब से सेट करे, तो मैं क्या करूंगी, कोड को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे डिव डॉट, दो डिव्स हैं यहाँ पे, ये इसमें शायद कोड में नजर नहीं आ रहे हैं, डिव डॉट एब्सोल्यूट है और डिव डॉट रिलेटिव है, ठीक है। जो रिलेटिव डिव है वो ये वाला है, ये वाला ग्रीन वाला, तो इसने क्या किया है, विड्थ इसका, हाइट इसका ये है, देखिए विड्थ इसका ज्यादा है, हाइट इसका ये है, बॉर्डर ये है। डिव डॉट एब्सोल्यूट क्या करे, इसने आपको पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया है। टॉप क्या किया, 80 पिक्सल, ये कहां से 80 पिक्सल है, देखें ये इस डिव से, इस पेरेंट डिव से 80 पिक्सल टॉप पे है, ठीक है। राइट से ये 0 पिक्सल है, राइट से इस पेरेंट की बात हो रही है, मैं आपको कहा एब्सोल्यूट पे पेरेंट को याद करना है, ये राइट से 0 की बात हो रही है, और विड्थ और हाइट मैंने इसके ये दिए हैं तो ये स्मॉल नजर आ रहा है, और बॉर्डर इसकी मैंने ये दी है तो ये मुझे ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक हो गई बात, सही है। तो एब्सोल्यूट को आपने पेरेंट के हिसाब से याद करना है।